तो सर हमने अभी केवल एक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पिछली क्लास में पढ़े थे। अब उत्तराखंड में प्रमुख ऋतुएं, उनकी विशेषता देखते हैं, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए थे ना। अब आते हैं उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन जलवायु। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है और यहाँ पर पहले तो प्रमुख विशेषता बनाई है, तो पहले थ्योरी कर लेते हैं, इसके अंदर फिर डायग्राम से समझेंगे। देखो, ग्रीष्मकाल की शुरुआत कब से होती है? मार्च से लेकर के आगे तक, मार्च के पश्चात हम इसको बोल सकते हैं। तो मार्च के बाद देखो, मार्च में ना सूर्य यहां पर होता है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो मार्च के बाद सूर्य ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और जून तक आते आते बिल्कुल कहां पर पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। कौन सी रेखा के पीछे? ये कौन सी रेखा है? इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये वाली 23.5 डिग्री जो ये रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और जो ये 23.5 डिग्री दक्षिण है भूमध्य रेखा के नीचे, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को। और 0 डिग्री वाले को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ऐसे कई नाम है इसके। वृत्त नहीं, रेखा को वृत्त, वृत्त कैसे बोलेंगे? रेखा, ये तो रेखा है ना, विश्वतीय रेखा बोल सकते हैं हम इसको। आप इस हिसाब से ले रहे हैं भूमध्य रेखा को वृत्त, ये पूरा पीछे से घूम करके जब सर्कल करेगा तो हाँ, तब उस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं, है ना। वैसे असल में ये वृत्त ही है, सर्कल ही है। रेखा जो है काल्पनिक, ये बना सर्कल ही रहा है वैसे। मार्च के पश्चात सूर्य का उत्तरायण होना। अब उत्तरायण शब्द मैंने उपयोग किया है तो ये मेरे को समझाना पड़ेगा। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य कौन से गोलार्ध की तरफ जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है। तो सूर्य के उत्तरायण होने से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लग जाती है। इसका ऑपोजिट होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है जी, ये तो हो गया ग्रीष्म काल की शुरुआत कैसे होती है। अब ग्रीष्म काल का समय कब से कब तक होता है? तो अप्रैल से लेकर के जून। किताबों में मध्य मार्च से मध्य जून भी लिख सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऑन एन एवरेज अप्रैल से लेकर के जून के बीच में उत्तराखंड में गर्मी का मौसम होता है। पेपर की दृष्टिकोण से, क्योंकि उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो स्थानीय नाम बहुत सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। शीतकाल के लिए ह्यूंद जैसे बोल रहे हैं। वर्षा ऋतु के लिए या मॉनसूनी काल के लिए हम लोग बसखाल शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। बेसकाल जो बैसाख महीने से, बैसाख, बेसकाल, बसकाल अलग अलग। फिर उत्तराखंड में फिर पौड़ी, कुमाऊं, टिहरी, जौनसार, रीजनल टच अलग अलग जाएगा भाई। तो या तो आप इसको क्या बोलो, स्थानीय नाम है रूढ़ी, और या तो फिर खरसाऊ। रूढ़ी शब्द का मतलब जो मूल जो पौड़ी गढ़वाल वाली जो गढ़वाल है वो, उसमें रूढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कुछ गाने भी देखे होंगे उत्तराखंड के जिसमें रूढ़ी शब्द का, एक किशन महिपाल का गाना है, हे रूढ़ी, हे रूढ़ी। रूढ़ी मतलब एग्रेसिव, गरम, हॉट, ऐसे करके। किस प्रकार का जलवायु होता है गर्मियों के महीने में उत्तराखंड में? तो इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो आप जब भौतिक भूगोल पढ़ोगे तो भौतिक भूगोल में आप पढ़ोगे कि जो भूमध्य रेखा होता है और जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्योंकि साल भर सूरज या तो यहां पर होगा या इसी के बीच में ऊपर नीचे कर रहा होता है। तो ये क्षेत्र हमेशा क्या होता है? गर्म क्षेत्र होता है। तो जैसा इन क्षेत्रों का गर्म का मौसम होता है, वैसे ही उत्तराखंड में ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसा ही जलवायु देखने को मिलता है। अब देखिए, ये ज्यादातर क्षेत्र है। अब आप महान हिमालय में गर्मियों में चले जाओगे तो वहां उष्ण कटिबंधीय हर जगह नहीं होगा, वहां पर आपको हाइट के हिसाब से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर ये औसतन हम लेकर के चल रहे हैं कि ये अगर मेरा उत्तराखंड का नक्शा है, ये उत्तराखंड का नक्शा है,
तो अमूमन मैक्सिमम एरिया के अंदर मुझे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय तापमान मिलेगा और महान हिमालय और इधर मेरे को शीतोष्ण कटिबंधीय तापमान मिलेगा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय मतलब समझते हो ना, जब भी मैं उष्ण शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, ठीक है जी। सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, जून का महीना सबसे गर्म होता है। औसतन उत्तराखंड में भी जून का महीना सबसे गर्म होगा, भारत में भी उत्तराखंड जून का महीना औसतन सबसे गर्म होगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर मैं देखूं ना तो अगस्त का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है, फरवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सूर्य इस टाइम पर कहां पर है, भूमध्य रेखा से ऊपर है। ये हमारा ग्रीष्म काल की शुरुआत ऐसे करके होती है। इस समय पृथ्वी पर इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होंगी, जिस वजह से सूर्य की ऊर्जा ज्यादा आ रही होगी इस पूरे गोलार्ध में। और हमारा वैसे इस हमारा जो मैप बनता है उत्तराखंड यहां पर है। ठीक है, तो देख लीजिए सूरज आपका यहां पर है ही, जून वून तक तो है ही। इतनी बात समझ में आती है। तो उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन जलवायु की पहले तो एक प्रमुख विशेषता देखनी है, बस कुछ शब्द आपके मुंह पे होने चाहिए। जलवायु किस प्रकार का है, स्थानीय, यहाँ कीवर्ड की दृष्टिकोण से रूढ़ी, खरसाव और उष्ण कटिबंध, ये 2-3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। बाकी ये उत्तरायण होना ये सब भौतिक भूगोल के तर्क है, इसको उत्तराखंड में समझने का कोई औचित्य नहीं रहता है। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि उत्तराखंड की जो तार्किक तैयारी कर रहा है वो पहले अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके आए ना, वो सीधा उत्तराखंड में पढ़ने घुस जाता है। अब उसको ना उत्तराखंड का भूगोल समझ में आ रहा होता है, ना अर्थशास्त्र समझ में आ रहा होता है, ना प्रशासन समझ में आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि आपने तो इंडिया का तो पढ़ा ही नहीं कुछ, ना वर्ल्ड का कुछ पढ़ा, तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा फिर। और ठक करके उसने एक शब्द घुमा दिया, सारा क्वेश्चन घूम गया। अब तापमान की प्रवणता देखते हैं। तापमान की प्रवणता, ताप प्रवणता का मतलब क्या होता है, नहीं प्रवणता शब्द का मतलब क्या होता है भाई। देखो मैंने आपको क्या बोला है, बोर्ड में नोट्स में मैं एक एक शब्द कराऊंगा, उसका मतलब पता होना चाहिए। आपको लिखने वाले पेपर में इनका उपयोग करना है ना, आप इन शब्दों का तभी उपयोग कर पाओगे जब आपको इनका मतलब होगा। ताप प्रवणता का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। ठीक है, लिख लो इसको, ताप प्रवणता। तो गर्मियों में ताप प्रवणता कैसे रहती देखते हैं। पहले तो एक सामान्यतः जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो क्या है, दक्षिण में तराई का क्षेत्र है, उत्तर में महान का क्षेत्र है। तो दक्षिण से उत्तर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। ये मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। यहां आप देख लीजिए ये कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये है उत्तराखंड, ये रहा ठीक ये परफेक्ट मैप है देखो उत्तराखंड का। ये यहां से यहां तक परफेक्ट मैप आ गया उत्तराखंड का। देखो तो अगर मैं जैसे देख लीजिए इस ताप प्रवणता का मतलब कहीं से भी आप ले लो, मैं औसतन यहां से ले लेता हूं, कहां से ले ले, हरिद्वार या ये नजीमाबाद कोटद्वार इधर से ले लेते हैं कहीं से भी। मैं इधर से इस तरफ जाता हूं या इधर से इस तरफ की तरफ जाता हूं, तो ताप प्रवणता में गिरावट का मतलब क्या होता है, तापमान में गिरावट होती है। गिरावट मतलब गर्मियों के टाइम पर यहां पर मुझे 40 डिग्री सेल्सियस होगा, थोड़ा आगे जाऊंगा 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शिवालिक विवालिक पार किया, अब मैं लघु हिमालय की तरफ जाऊंगा तो 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, बाकी उसमें और ऊपर जाऊंगा तो और टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और पौड़ी वॉडी इधर गया गर्मियों में 20 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ 10 डिग्री सेल्सियस। केदारनाथ तक आते आते मुझे 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिलेगा, और यहाँ पर ट्रांस हिमालय में मुझे -20 डिग्री या -10 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रांस में मुझे माइनस में मिलेगा, महान में मुझे कहीं पर माइनस में मिलेगा, और कहीं पर 0 से 10 के बीच में मिलेगा। इस तरीके से तापमान नीचे से ऊपर जाने पे घट रहा है। तो ये तर्क समझ में आया ताप प्रवणता का। ठीक है, ये तो औसतन क्या है। अब आगे लिखा हुआ मैंने कि उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर क्या परिवर्तन होता है, उच्चावच के आधार पर क्या परिवर्तन होता है, ये अभी आगे देखना है, ये मैं यहाँ पर आगे बताऊंगा ये। ठीक है, आप पहले यहाँ पर देखो, सामान्यतः तापमान में गिरावट होती है। निम्न तापमान आवासीय क्षेत्र जोशीमठ, गर्मियों के टाइम पर जिस जगह पे आबादी है, मैं
मैं हिमाच्छादित पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं या उच्च चोटियों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर कोई रहता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जहां पर लोग आवास में रहते हैं, मकान मकान बना के रहते हैं। ऐसे इलाकों में पूरे उत्तराखंड में चेक करूं तो सबसे कम टेम्परेचर मुझे कहां पर मिलेगा? जोशीमठ में। एक 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। और उच्च तापमान क्षेत्र गर्मियों में कौन सा आएगा? पंतनगर। आपको पता है पंतनगर, ठीक है? कहां पर गया? इस तरफ कहीं पर। पंतनगर आपको कौन से जिले में मिलेगा? उधम सिंह नगर में। तो पंतनगर का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये कई बार बढ़ भी जाता है ना भैया, 45 तक चला गया था पिछली बार पंतनगर का टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो गर्मियों का सबसे गर्म स्थान हो गया पंतनगर और सबसे ठंडा स्थान हो गया जोशीमठ। मगर ये आबादी वाला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो मैं तो नंदा देवी निकाल दूंगा। नंदा देवी पूर्वी के सबसे टॉप पे चला जाऊंगा तो वो सबसे ठंडा इलाका मिलेगा मुझे। आ रही बात समझ में? तो ये कंफ्यूज मत होना, कई बार हम लोग फिर दिमाग वैसा नहीं लगाते हैं ना। ठीक है, सामान्यतः गर्मियों में तापमान का ये एक क्रम रहता है। अब उच्चावच के आधार पर तापमान को थोड़ा सा समझते हैं। गर्मियों में आप देखो क्या, पहले इस डायग्राम को छोड़ो, यहाँ पे पहले आप यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, ये तो सामान्यता वाला हो गया ना, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इसको ऐसे करके। अब आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले मुझे कौन सा क्षेत्र मिलेगा? तराई और भाबर क्षेत्र। तराई प्लस भाबर क्षेत्र, आप भाबर भी इसी में कर लेना। उसके बाद शिवालिक मिलेगा। जैसे जैसे मैं ऊपर उत्तर की तरफ जाऊंगा, ये कौन सा हिस्सा है? दक्षिण। ये कौन सा हिस्सा है उत्तराखंड का? उत्तर। ये मैप किस तरीके से बनाया मैंने? दक्षिण से उत्तर। तो आप देख लो, तराई क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस, शिवालिक में 29 से 38 डिग्री सेल्सियस, दून घाटी में थोड़ा और कम हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, लघु हिमालय में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, महान हिमालय में 10 डिग्री से नीचे होगा निचले इलाकों में, और ऊपर के इलाकों में 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा। ट्रांस हिमालय की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो मूलतः 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही होगा। लॉजिक समझ में आ गया? डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाना तो पड़ेगा ही। जितना ज्यादा आप डायग्राम बनाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन जलवायु में ग्रीष्मकालीन विशेषता, वर्षा की विशेषता। तो बारिश का हिसाब किताब देखते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड का एरिया हो गया, इतना एरिया है उत्तराखंड का मूलतः। तो ग्रीष्म काल में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है। ग्रीष्म काल में बारिश ज्यादा तब होती है जब पश्चिमी विक्षोभ, जो मैं बता रहा हूं ना, जो भूमध्य सागर से आता है, इधर से, यहां से, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो अगर ये ना मतलब मार्च अप्रैल में ऊपर खिसक जाता है, इधर इधर चली जाती हवा ऐसे। मगर कभी कभी क्या कहते हैं कि उत्तरी हवाएं, उत्तर की ठंडी हवा इसको नीचे धकेल देती है। नीचे मतलब ऊपर ही नहीं जाने देती है। तो भैया ऊपर ही नहीं जाने देगा तो इधर ही तो बहेगा ये। अब ये बहता रहेगा, भूमध्य रेखा उधर से गर्म होता रहता है, भूमध्य सागर, वो मॉइस्चर वहां से आएगा, और जो उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जेट पवन है वो उस मॉइस्चर को यहाँ लाता रहेगा। यहाँ पहाड़ मिलेंगे, ठंडे ठंडे पहाड़ में संघनन की क्रिया तेज हो जाएगी, बारिश होती रहेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि अप्रैल मई में बारिश इसकी वजह से थोड़ी होती है। अदरवाइज हमारे 3 मौसम ऋतुएं हैं उत्तराखंड की मूल रूप से। एक ग्रीष्म हो गया, वर्षा होगी और शीत हो गया। वैसे तो कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती है ना, या दुनिया भर के हिसाब से देखें तो 4 ऋतुएं तो औसतन है ही ना। हालांकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो हम 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कम कम होती है, अतः अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी के साथ साथ शुष्कता रहती है। शुष्क का मतलब क्या हो गया? सूखी। तो एक तो गर्मी लगेगी, सूखी हवा लगेगी, एसी चलाना पड़ेगा। वार्षिक वर्षा के अनुसार कुल वर्षा मात्र 5 से 10% हो रही है। कितनी हो रही है? 5 से 10% की बारिश है गर्मियों में, जो ये मार्च से मैंने जून से पहले तक का टाइम दे रखा है। जो सबसे कम बारिश उत्तराखंड में गर्मियों के महीने में बताई गई है, 5 से 10%। इससे ज्यादा होती सर्दियों की। पश्चिमी विक्षोभ और गर्मी और मानसून तो आप समझ लीजिए। अब यहीं पर बच्चा मार खा जाएगा।
वो क्रम अगर पूछेगा या मेंस में कहीं पर लिखना है तो आपका फैक्ट गलत हो जाएगा। अब एक अधिकारी को उत्तराखंड का जलवायु आज की डेट में नहीं पता होगा ना, भाई साहब फंसेगा वो। क्योंकि एक अधिकार उत्तराखंड के एक अधिकारी के तौर पर आज की डेट में उत्तराखंड का जलवायु और पर्यावरण ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपको। ऐसी थोड़ी वो मैंने पेपर दिखाया था, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपदा जलवायु ये सबसे, वो एक ही पेपर में अंदर दो दो तीन तीन पूछ ले रहा है, टॉपिक अलग अलग बना करके। मतलब विन विन गेम है अगर कोई दिमाग से पढ़ ले उत्तराखंड तो। और आंसर फिल्टर करके फैक्टों के साथ करंट के साथ लिंक करके वो सब मैं आराम से बना दूंगा। ठीक है। मैदानी एवं तराई क्षेत्रों में गर्म आंधी चलती है। जो ये मैदानी क्षेत्र है कौन सा वाला, ये वाला। अब देखो अगर बारिश हुई तो ये किससे हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ा बहुत यहां पर बारिश तो होगी ही होगी। लेकिन अगर भैया गर्मी आई तो ये गर्मी कहां से चलती है इसका मैं बता दूं। ये क्या है, थार मरुस्थल, ऐसे करके लू चलती है। कैसे, ऐसे। ये क्या चलती है, लू। लू क्या है, लू गर्मियों में उत्पन्न होने वाली थार मरुस्थल की एक स्थानीय गर्म एवं शुष्क हवा है। क्या है, लू गर्मियों के टाइम पर उत्पन्न होने वाली शुष्क एवं, इसका सबसे ज्यादा प्रकोप हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश, मर जाते हैं वहां लोग। आपने सुना भी होगा इस बार गर्मी की लू से इतने लोग मर गए, मेरे को लू लग गई, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है लू लग गई। ये लू कहां से आ रही, गर्म हवा इधर से आ रही है। तो ये भी अपना उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से जिले जहां लू पड़ सकती है, हरिद्वार वाला, रुड़की वाला क्षेत्र और उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र। फिर पौड़ी के भी निचले वाले क्षेत्र जो कोटद्वार वाला बेल्ट है वहां पर भी लू की चपेट में आ जाते हैं लोग। हाँ, शिवालिक पार नहीं कर पाता है, शिवालिक पार भी कर देगा तो दून घाटी और द्वार घाटी में गर्मी बढ़ जाती है। देहरादून में 42-43 तक भी पहुंच रखा है सर टेम्परेचर, ये लू ही तो है। तो यहाँ मैदानी क्षेत्र या तराई क्षेत्रों में गर्म आंधी, लू आदि हवाएं प्रवाह करती है, अतः यह क्षेत्र यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र का मतलब गर्म हो जाता है, यहाँ प्रेशर थोड़ा गर्म हो जाता है, लो प्रेशर। आई बात समझ में। देखो एक क्लाइमेट का, जलवायु का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है अभी फिलहाल। जैसे क्योंकि जलवायु चल रहा है तो जाहिर सी बात है जलवायु के शब्द ही मुंह से निकलेंगे मेरे, समझाते वक्त भी निकल जाएंगे कई बारी। तो मैं जब भी यहाँ पर लो प्रेशर बोलूंगा तो जिस जगह पे गर्मी है वहां लो प्रेशर होता है, और जिस जगह पर मैं बोलूंगा उच्च दाब हाई प्रेशर, तो जहां पर ठंड ज्यादा है वहां पर हाई प्रेशर बनता है। अमूमन आपको ऐसे लेकर के चलना, ठीक है। जहां पर हवाएं ऊपर की तरफ उठती है वहां नीचे लो प्रेशर बनता है, और जहां ऊपर से हवा नीचे की तरफ गिरती है वहां हाई प्रेशर बनता है। एक और ऐसा तर्क हम ले सकते हैं उसको, क्लियर है। लो प्रेशर यानी गर्म, हाई प्रेशर यानी कि ठंड। एक मतलब एक कॉमन तर्क ना, बाकी तो जलवायु में तो और बहुत बहुत सारे कारण होते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर के। इतनी बात समझ में आ रही है उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन जलवायु के, क्लियर है। आगे चले, उत्तराखंड में मॉनसूनी जलवायु। अब मॉनसूनी जलवायु में मुझे फिर तीन चीजें ध्यान देनी है। एक तो वही विशेषता देखते हैं, तीसरा शाखाएं देखनी है मॉनसून की, और चौथा मॉनसूनी वर्षा की विशेषता। तो भैया ये थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, गर्मी सर्दी वाला कम है, असली चीज हमारे लिए पढ़ने का है ये मॉनसूनी जलवायु। ये मॉनसूनी जलवायु के तर्क उत्तराखंड में तब तक नहीं समझ में आएंगे जब तक आपकी इंडियन फिजिकल क्लियर नहीं है। फिर भी जितना समझ अभी ये है मैंने बना रखा है इसके समझ। तो देखो शाखा कितनी होती है, दो होती है, अभी वो आगे देख लेंगे। एक अरब सागर की शाखा होती है मॉनसून की, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अभी अगले 4-5 दिन के लिए इतना भयावह नजारा दिखा रखा है मौसम वैज्ञानिकों ने, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर बहुत ज्यादा आ रहा है ऊपर। और अभी इस टाइम पर बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर की खाड़ी, देखो क्या होता है हमारी ना दक्षिण पश्चिमी हवाएं दो तरीके से चलती है ऐसे। एक हवा जो ये अरब सागर पता है आपको, ठीक है, कहां पर है अरब सागर, भारत के पश्चिम तट के पश्चिम में है, ठीक है। और इस तरफ ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, नहीं भाई, खाड़ी नदी समुद्र से जहां मिलती है उसको नदी का मुहाना कहते हैं।
एक जगह सारी जगह तीन। खाड़ी जल, जलखंड है या स्थल खंड? स्थल का हिस्सा है या जल का हिस्सा है? खाड़ी। हम्म। ये खाड़ी है जैसे, खाड़ी जलखंड है। जल का वो हिस्सा जो तीन जगह से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं खाड़ी। इसका ऑपोजिट होता है प्रायद्वीप। स्थल का वो हिस्सा जो तीन जगह से पानी से घिरा हो, ऑपोजिट। खाड़ी किसका ऑपोजिट है? प्रायद्वीप का। प्रायद्वीपीय भारत भी तो बोलते हैं। खैर वापस आता हूं मैं, तो बहुत अभी आप लोगों को किंग बनने के लिए भी बहुत कुछ सीखना है। और जब एक बार सीख जाओगे तो आपके पंख आ जाएंगे, पंख जिसे कहते हैं ना, आप उड़ोगे। उड़ोगे का मतलब आपको हर चीज, मतलब एनर्जी इतनी आ जाएगी, रेड बुल की तरह आप हो जाओगे। जैसे रेड बुल पीते ही होता है ना आदमी बहुत ज्यादा। चीजें आपने पढ़ रखी हैं सारी की सारी, बस वो एक छोटा सा चीज है जो जो लिंक पता भी है क्या है, बस उसको उस हिसाब से आप नहीं बता पा रहे हो जिस हिसाब से वो पूछा जा रहा है। बस पता आपको है सब कुछ। तो खाड़ी जलखंड, क्योंकि ये खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो यहां से एक हिस्सा हवा ऐसे जाती है, ठीक है। अब कुछ हवाएं यहां से आर्द्रता लेकर के जाएगी, कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा आर्द्रता लेकर के जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है, जून जुलाई जुलाई के बाद ना क्या होता है कि ये सब मिल जाती हैं हिमाचल और उत्तराखंड में। अब जून जुलाई के बाद ये सब यहाँ टकरा रही होती है, तो अभी हमारे पास दोहरा चपेट क्यों पड़ रहा है? दोनों जगह से अच्छी खासी मॉइस्चर जा रही है, और अभी बंगाल खाड़ी वाला अभी फिर भी धकाधक पेले जा रहा है बादलों को इधर। तो भैया किसको नुकसान होना है? उत्तराखंड और हिमाचल को ही तो होगा, और उसके साथ साथ जम्मू वाला क्षेत्र, क्योंकि कश्मीर वाले क्षेत्र में बादल उतना ट्रैवल करता नहीं है, पीर पंजाल को पार वो कर नहीं पाता ज्यादा। कश्मीर में भी करता है बट कभी कभी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आगे पढ़ेंगे, पहले विशेषता देखते हैं। विशेषता के तौर पर सबसे पहले आपको याद रखना है, पहले आप थ्योरी बनाते रहो। इस ऋतु में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे के पूरे साल में जो उत्तराखंड में बारिश होती है उसका कितना परसेंट बारिश हो रही है गर्मी मानसून में? 80%। 5 से 10% कब हो रही है? ग्रीष्म में। और बच्चे 10 से 15% शीत में। तो क्रम क्या बन गया वर्षा का उत्तराखंड में? औसत एनुअल रेनफॉल जिसे हम कहते हैं, वार्षिक वर्षा। ये पूरे साल भर का हमने सर्दी गर्मी और मानसून का औसत निकालना है ना। तो 80% बारिश तो भैया मानसून में ही हो रही, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है। मॉनसून की अवधि कब तक होती है? जून मध्य से लेकर के सितंबर तक चलता है। अच्छा खासा ड्यूरेशन है मॉनसून का यहाँ पर, 3 महीने। पहले 2-2.5 महीने होता था, अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ता जा रहा है। मॉनसून के क्षेत्रीय नाम क्या है? तो जैसा मैंने बोला ना, बैसाख के महीने में बसकाल, बसगाल भी बोलते हैं, या चौमास। चौमास पे कितने सारे गाने हैं भैया, डांडियों में लगे चौमास, है ना, नरेंद्र सिंह नेगी जी का। वो कहते हैं ना, उत्तराखंड जिसको जानना है ना, उत्तराखंड का संस्कृति, उत्तराखंड के क्षेत्र, उत्तराखंड के हिस्ट्री, सर नरेंद्र नेगी के गाने आधे से ज्यादा उत्तराखंड तो वही पढ़ा देता है, और ये बात सत्य भी है, ठीक है। इस उस समय मॉनसून के टाइम पर उत्तराखंड में प्रवाह करने वाली पवनें कौन सी होती है? देखो जाहिर सी बात है कि ये उत्तराखंड में अभी कोई ना कोई हवा तो चल रही है ना। तो ये जैसे मैंने बोला ये है उत्तराखंड का नक्शा। तो इस टाइम पर जो हवाएं यहां पर चलती हैं उसकी दिशा ऐसे होती है, ऐसे। ये इसको क्या बोलेंगे हम? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी क्यों बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी क्यों बोल रहा हूं आप, यहाँ पर भी थोड़ा सा नामकरण कर रहा हूं मैं। देखो ये मैं इंडिया का दिशा के आधार पर मैप बनाता हूं। ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। ये कौन सी? उत्तर। ये कौन सी होगी? पश्चिम। ये होगी दक्षिण। ये कहां से जा रही है? इस दिशा से इधर को। तो ये कहां से, जिस दिशा से उत्पन्न होती है ना, नामकरण उसके हिसाब से किया जाता है। जलवायु पढ़ोगे ना, उसका एक तर्क पढ़ोगे
कि दिशा के आधार पर, उत्पन्न वाली दिशा के आधार पर किसी का भी नामकरण करते हैं। तो उत्पन्न कहां से हो रही है, यहां से। जा कहां रही है, यहां पर। ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट। इस दिशा को मैं क्या बोलूंगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये यहां से आके यहां गंद मचा रही है, इसलिए इनका नाम पड़ गया दक्षिण पश्चिम। अच्छा एक बात बताओ, ये उत्तराखंड है, ये दिल्ली है, ठीक है। एक आदमी है यहां पर उत्तराखंड का, ये यहां पर आया है, इसको क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे या उत्तराखंडी। इसको बोल रहे हैं ना दिल्ली में, मैं जब दिल्ली में रहता था तो मुझे बोलते थे पहाड़ी, उत्तराखंडी। पहाड़ी क्यों बोलते थे, क्योंकि मैं तो यहां से आया हूं। तो मेरा उत्पन्न वाले स्थान से लोगों का नामकरण होता है ना, जैसे ऐसी पवनों का भी ऐसी नामकरण होता है। रट्टा कुछ मारना ही नहीं है, रट्टा मारोगे फंसोगे, थोड़ा सा सवाल घुमाया फंसोगे। तो समझ में आया दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें अभी गर्मियों में क्यों चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हवा का मतलब, अभी तो मैं फैक्ट जोड़ रहा हूं आपके इसके लिए। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें प्रवाह करती है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख लेना। यह पवनें उत्तराखंड में 80% से अधिक वर्षा उत्पन्न करती है। यह पवनें 15 जून तक उत्तराखंड पहुंचती है। इसको कहता है मॉनसून का पहुंचना, क्योंकि जैसे ही ये पवनें पहुंचेंगी हवा मॉइस्चर लेकर के, आर्द्रता लेकर के, तो हम बोल देते। अब ये डेट तो एक रख दी है ना, ये कोई फिक्स थोड़ी है भाई। वो केदारनाथ की आपदा 2013 में कब आई थी, 13 को आई थी ना, 13 को ही तो आई थी, 13 जून 2013 ही में आई थी शायद वो, है ना भाई। कभी मॉनसून जल्दी भी आ जाता है, कभी मॉनसून लेट भी आता है, पर हाँ आपको थोड़ा याद तो रखना ही पड़ता है। तो 15 जून की डेट आपने पॉइंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये आपके प्री वरी के पेपरों में, ठीक है। अब जब ये पवन आ जाती है उत्तराखंड में, तो वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम जाने पर कम होता है, मगर ये अनियमित है। मैं पहले बता दूं, ये ऑर्डर हमने बना रखा है इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मॉनसून पवनें ऐसे जाती है ना, तो इस तरफ ऐसे, इधर बारिश पूर्व में ज्यादा होती है और पश्चिम में यहाँ आते आते कम हो जाती है। तो उत्तराखंड ऐसे पड़ता है, तो उसको भी हम ऐसे ही बोल देते कि ये उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, इस तरफ चंपावत वंपावत में बारिश ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये उत्तरकाशी तक आते रहेगा ये कम होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर मैंने बता रखा है, ये ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना ही रखना है। इस बार उत्तरकाशी में ज्यादा क्योंकि उधर से पश्चिमी विक्षोभ माता भी जी आ रही है। अब वो उधर से कहर बर पा रहा है, इधर से ये बादल जा रहे हैं, तो दिक्कत तो हुई। ये लिंक आगे होता रहेगा आपका, ठीक है। इसको आज इतना ही करते हैं, कल शाखाएं पढ़नी है क्योंकि ये डायग्राम से सिखाऊंगा पूरा, और फिर मॉनसूनी वर्षा की विशेषता बताऊंगा, ये अगले क्लास में करेंगे।